हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंट्स। इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, आज है पार्ट 2। यदि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें सब्सक्राइब करके, ताकि आप कोई भी अपडेट ना छोड़ें। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो वो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना देर करे हम शुरू करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 12th बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान। देखिए, जो भी अलाभकारी संस्था होती है, गैर वित्तीय संस्थाएं होती है, तो उन्हें दान से प्राप्ति होती है ना। डोनेशन मिलता है, चंदा मिलता है, या एंट्रेंस फीस मिलती है, मेंबरशिप फीस मिलती है। तो विशेष कार्य के लिए अगर ऐसा कोई भी दान मिलता है तो विशेष कार्य के मिले दान को हम बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। कैसी प्राप्तियाँ? तो उसको बोलते हैं हम पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। क्योंकि देखिए, जैसे आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद में लोग बनाने के लिए दान देते हैं, स्कूल बनाने के लिए डोनेशन देते हैं, तो वो स्पेशली बोलते हैं कि हमको इस चीज़ के लिए डोनेशन देना है। मतलब पूंजी निर्माण में सहायता करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए उसका आंसर है पूंजीगत प्राप्तियाँ। अगला है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष को हम बोलते हैं अपनी भाषा में बैंक ओवरड्राफ्ट इंग्लिश में। देखिए, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, आपने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में करे होंगे, 11th में भी 12th में भी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं बैंक ओडी, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। प्राप्ति भुगतान खाते में, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में किस पक्ष में आता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आता है क्रेडिट पक्ष में। काय में आता है? क्रेडिट। क्रेडिट को हम CR लिखते हैं, आप चाहें तो पूरा हिंदी में क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन। देखिए, अंश मतलब शेयर, निर्गमन मतलब इशू करना। जब हम शेयर को अंकित मूल्य से अधिक, मतलब उसकी फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर इशू करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अधिमूल्य पर निर्गमन। क्या कहते हैं? अधिमूल्य पर निर्गमन। अब लिखते कैसे हैं? ये अधि लिखा, अधि मूल्य साथ में आएगा, अधिमूल्य पर, और निर्गमन क्वेश्चन में भी लिखा है, खैर आपको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अधिमूल्य पर निर्गमन, यह है ऑप्शन 3 का, क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4, वे ऋणपत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं, ऐसे डिबेंचर जिनको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? उनको बोलते हैं हम परिवर्तनशील। क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील ऋणपत्र, ऋणपत्र, ठीक है। परिवर्तनशील ऋणपत्र, परिवर्तनशील मतलब होता है, क्या होता है परिवर्तनशील मतलब? कन्वर्टिएबल। वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता। देखिए, कंपनी की पूंजियों का आपने संरचना पढ़ी होगी अकाउंट्स में, नहीं भी पढ़ी होगी तो हम आपके लिए डिटेल में क्वेश्चन लेकर आएंगे जहाँ पर संरचना आपको समझाएंगे। तो पूंजी संरचना में कंपनी की जो पूंजी होती है, सबसे अधिक पूंजी, उसको हम कहते हैं अधिकृत पूंजी। क्या कहते हैं भाई? अधिकृत पूंजी। अधिकृत, क के नीचे रखी लाइन, अधिकृत पूंजी, ठीक है। मैं देख देता हूँ कैसे लिखते हैं एक बार वापस से, जिनको वहाँ समझ नहीं आ रहा हो। अधि लिखा, ये क्र लिखा, और अधिकृत पूंजी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अथोराइज्ड कैपिटल। इससे ऊपर कभी भी कंपनी कोई शेयर इशू नहीं कर सकती। देखिए, कुछ यूट्यूब पे हमारे दोस्त ही पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव के आंसर गलत मिल रहे हैं बच्चों को। इससे एग्ज़ाम में आपका लॉस नहीं है। तो कृपया बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखें, तो ये देखिए आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपके सब्जेक्ट के ही है? कई बार क्या हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर ही पेपर आपसे शेयर कर रहे हैं अकाउंट का। तो आप सोचिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत जाते हैं तो आपका लॉस होगा, उनका नहीं। तो ठीक है, आप ज़रा जो भी पढ़ रहे हैं प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, और उस चैनल को ध्यान से देखें, समझें कि क्या वो आंसर सही है, तभी उसको सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप खुद समझदार हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक में दर्शाया जाता है? प्रस्तावित लाभांश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रपोज्ड डिविडेंड। लाभांश मतलब लाभ का हिस्सा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को मिलता है, कंपनी के अंशधारियों को मिलता है।
तो इसको चिट्ठे में कहाँ दर्शाते हैं, किस शीर्षक में, मतलब किस हेडिंग के अंदर आता है। देखिए आता तो ये लाइबिलिटी में है, ये बात तो कन्फर्म है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, लेकिन किस लाइबिलिटी के अंदर किस हेड में आता है, किस शीर्षक में आता है, तो उस शीर्षक को हम बोलते हैं दोस्तों प्रोविज़न। प्रोविज़न, और हिंदी में इसका नाम, प्रोविज़न को आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रावधान। और ये प्रावधान कहाँ पर आता है, दायित्व पक्ष में आता है। ठीक है। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं, प्रमोटर, जो कंपनी को स्टार्ट करता है। ध्यान रखिएगा, कोई अंशधारी मत लिख कर आना है, शेयर होल्डर मत लिख के आना, प्रवर्तक लिख के आना है। हमारे कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी गलत दिया है यूट्यूब पे ही वीडियो में, कि इन्होंने लिखा है करंट लाइबिलिटी, चालू दायित्व लिखा है प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड को, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रोविज़न एक टाइप का, ठीक है, जो कंपनी फ्यूचर के लिए बनाती है। तो ठीक है, ये जवाब बिल्कुल अलग है। ओके दोस्तों, तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले फ्रेंड्स के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम में वन वर्ड या वन सेंटेंस आंसर। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखिए किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई डोनेशन अगर रिसीव करते हैं तो उसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसे आपने मंदिर बनवाने के लिए, मंदिर में दीवारें बनवाने के लिए, शेड डलवाने के लिए, या स्कूल में किसी स्पेशल काम के लिए डोनेशन दिया है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको सॉरी ध्यान से पढ़ना, CEIPT, CEIPT लिखा है रिसिप्ट की स्पेलिंग। ओके, सेकंड प्रश्न है, इन विच साइड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक OD को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कहाँ लिखते हैं। देखिए इसको लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, जब बैंक से हम पैसा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड पड़ा होगा, हम पैसा निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा बैंक OD, बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। द शेयर इशूड मोर देन फेस वैल्यू, जब शेयर को हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं तो उसको हम कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम, ये आप सबने देखा होगा, क्वेश्चन भी करे होंगे न्यूमेरिकल। जब 10 के शेयर को हम 12 में इशू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम इशू एट प्रीमियम। वॉट आर दोज डिबेंचर, ये गलती से प्रिंट हो गया उनका, विच कैन बी कन्वर्टेड इन द शेयर, उस डिबेंचर का नाम बताना जिसको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आंसर है, इसे हम कहते हैं कन्वर्टिएबल, कन्वर्टिएबल डिबेंचर। कन्वर्टिएबल डिबेंचर, कन्वर्टिएबल का मतलब होता है बेटा परिवर्तनशील, जिनको हम आराम से बाद में जाके शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कोई भी कंपनी का क्रेडिटर है, लेनदार है, फ्यूचर में उसकी इच्छा है मुझे कंपनी का ऑनर बनना है, तो वो उसके डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकता है अगर वो कन्वर्टिएबल है तो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल बाय विच नो कंपनी कैन इशू मोर शेयर, उस कैपिटल का नाम बताना है जिससे ज़्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते, तो उसका नाम है दोस्तों अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड को ही हम बोलते हैं अधिकृत पूंजी, जो अधिकतर हमारे दोस्तों ने गलत जवाब बताए हुए हैं। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे उनके भी कई बार आंसर गलत चले जाते हैं, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अंडर विच हेडिंग प्रपोज्ड डिविडेंड शोन, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है दोस्तों लोगों ने। प्रपोज डिविडेंड को हम लिखते हैं प्रोविज़न के हेड के अंदर लिखते हैं, काय में आता है ये, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आता है। ये बात भी थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा दूं ताकि आपको पता हो डिटेल में नॉलेज। पर्सन बाय हुम कंपनी स्टेब्लिश्ड, ऐसे पर्सन का नाम बताना है जो कंपनी को स्टेब्लिश करता है, उसका नाम है दोस्तों प्रमोटर। आपने सुना होगा, 11th में ही पढ़ा होगा, प्रमोटर मतलब प्रवर्तक जो कंपनी को शुरू करता है। आइए हम बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें आती है। इन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ओनली कैपिटल नेचर गुड्स को लिखते हैं, तो भाई गलत है ये, क्योंकि इसमें आगमगत और पूंजीगत दोनों मदें आती है। दूसरा, प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है। देखिए प्रीमियम मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि जब फेस वैल्यू से ज़्यादा पे हम शेयर इशू करते हैं उसको बोलते हैं इशू ऑन प्रीमियम।
तो ये शेयर जो होते हैं वो कंपनी की कैपिटल होती है, पूंजी होती है, तो इस पे जो लाभ मिलता है वो बिल्कुल पूंजीगत लाभ होगा। देखिए मेरा काम सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव लर्न नहीं करवाना है, कि देखो याद तो आप किताब में से भी कर सकते हो, परीक्षा बोध है आपके पास, परीक्षा अध्ययन है, सेट पेपर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है याद करने के लिए, लेकिन मेरा काम है आपके डिटेल के कॉन्सेप्ट को समझाना, ताकि एग्ज़ाम में आप कंसेप्ट पढ़ के बिल्कुल सही उत्तर दे क्या है। देखिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जवाब गलत नहीं जाएंगे, लेकिन आप अगर रट्टा लगा के जाएंगे, याद करके जाएंगे, रिमेंबर, तो भूलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं बाकी की तरह आपको आंसर चाहूँ तो लिख कर दे सकता हूँ, जैसे बाकी यूट्यूब पर लिख कर दे रहे हैं आंसर, लेकिन हमारा काम है उसको सिर्फ और सिर्फ आंसर याद नहीं करवाना है, समझाना भी है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण होते हैं? बिल्कुल गलत बात है। तो ये होते हैं दीर्घकालीन। कैसे होते हैं ये? दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म होते हैं दोस्तों। अगला है, कंपनी के चिट्ठे को क्षैतिज रूप में बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। कंपनी के चिट्ठे को क्षैतिज रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन जब से कंपनी के अंदर 2013 का अमेंडमेंट हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 बना है, तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ उसको लंबवत रूप को मान्यता दी है। किसको दी है? लंबवत रूप को, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म को। इस वजह से ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। पहले बनता था लेकिन अब सिर्फ लंबवत रूप चलता है। अगला है, आकस्मिक दायित्व को दायित्व पक्ष के योग्य में सम्मिलित किया जाता है? जी बिल्कुल भी नहीं। किन्हीं किन्हीं लोगों ने इसको भी सही बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आकस्मिक दायित्व जो होते हैं वो ऐसे दायित्व होते हैं जो अभी तो नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने इंश्योरेंस करवा लिया, कंपनी ने इंश्योरेंस करा है हमारी, और अगर एक्सीडेंट होगा तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम देना पड़ेगा ना, वरना नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे कोई लाइबिलिटी जो अभी फिक्स्ड नहीं है, इनको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, और इनको दायित्व पक्ष में शामिल बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। इनको हम बैलेंस शीट में जो है वो फुट नोट बना के अलग से लिखते हैं। कई लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम रहती है कि नहीं शामिल करते हैं। यूट्यूब पे कई लोग पढ़ाते हैं जो खुद अभी स्टडी कर रहे हैं या स्टूडेंट होते हैं, या कोई ऐसे टीचर जो अदर सब्जेक्ट के टीचर होके अकाउंट का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो वो कहीं यहाँ वहाँ से सर्च कर आंसर बताते हैं, लेकिन हमको प्रैक्टिकल सीखना है। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक है? तो वित्तीय विवरण जो बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सॉल्वेंसी के बारे में बताते, बिल्कुल बताते हैं दोस्तों। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपको एग्जाम में ध्यान से समझ के लिख कर आना है दोस्तों। अब मेरे इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों के लिए, ओनली कैपिटल आइटम शोन इन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट? जी नहीं, कैपिटल आइटम के साथ साथ रेवेन्यू आइटम भी आते हैं। रेवेन्यू को बोलते हैं आगमगत मदें भी शामिल होती है। प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है? जी हाँ, क्योंकि शेयर कैपिटल के साथ में यूज़ करते हैं, मंगाते हैं, तो इनको वहीं पे यूज़ करेंगे। डिबेंचर आर शॉर्ट टर्म लोन? जी बिल्कुल नहीं, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म होते हैं, अपने को पता है। फिर कंपनीज बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर हॉरिजॉन्टल फॉर्म? जी नहीं, पहले बनती थी लेकिन अब ये सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में स्टार्ट हो गई। किस में हो गई दोस्तों? वर्टिकल फॉर्म में। अगला है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आर एडेड इन टोटल लाइबिलिटी? ये भी बिल्कुल गलत है। इसको हम लाइबिलिटी में ऐड नहीं कर सकते, इसको हम बैलेंस शीट में फुट नोट बनाकर नीचे डिस्क्लोज करते हैं, फुट नोट बना कर लिखते हैं नीचे बस। और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द इंडिकेटर ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस? बिल्कुल सही जवाब। बिजनेस की सॉल्वेंसी का पता कैसे चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो आपका सेकंड और सिक्स्थ ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है वो रीज़न भी मैंने आपको बताया है, कहाँ पे क्या आंसर है वो भी बताया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको टिक करा दूँ बस ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये काम नहीं होता। सॉरी दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। तो आइए हम देखते हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 6, पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं? हु आर द प्रोफेशनल पर्सन्स? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, आपके सामने है व्हाट इज़ प्रोफेशनल। तो द टर्म प्रोफेशनल रिफर्स टू एनीवन हु अर्न देयर लिविंग फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो और उससे पैसा कमाते हो जिसके अंदर या तो कोई आपकी स्किल होती है या आपको एजुकेशन होती है या ट्रेनिंग होती है, उसी को हम पेशेवर व्यक्ति या प्रोफेशनल पर्सन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनमें खुद में कोई स्किल होती है, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनका नॉलेज होता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रोफेशनल पर्सन्स, या फिर उन्हीं को हम कहते हैं पेशेवर व्यक्ति। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। ऐसे कोई भी व्यक्ति
जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं किन प्रक्रिया का द्वारा, शिक्षा के द्वारा, या कोई इनमें स्किल्स होती है, कोई क्रिया मतलब कोई क्वालिटी होती है, कोई कला होती है, या प्रशिक्षण लेते हैं वो फिर काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पेशेवर व्यक्ति या प्रोफेशनल पर्सन। और इसके एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीए, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब यही होते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न 6 के और में अथवा में क्वेश्चन है, प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, व्हाट इज एंट्रेंस फीस। देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ साथ में, अगर पॉसिबल है तो अभी समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो प्रवेश शुल्क क्या होता है वो भी समझा देता हूँ आपको। देखिए कि स्क्रीन देखिए साथ में। देखिए दोस्तों, स्क्रीन दिख रही है आपको, एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस दोनों एक ही होती है। प्रवेश शुल्क, अमाउंट पेड बाय द न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एंट्री फीस। जब भी अपन ने पढ़ा है कि अपन एनपीओ लेते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं, है ना, ये अलाभकारी संस्था बोल सकते हैं उसको, गैर वित्तीय संस्था भी बोल सकते हैं उसको। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें अगर आपको मेंबर बनना है, तो आप जब मेंबर बन के फर्म को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एंट्री फीस पे करना पड़ती है। इट इज़ पेड बाय एवरी मेंबर वंस एट द टाइम फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसको भी उस एनपीओ का हिस्सा बनना है, अलाभकारी संस्था का सदस्य बनना है, उसे एक बार ये एंट्री फीस, एंट्रेंस फीस पे करना होती है। ठीक है दोस्तों, इससे आप उसके सदस्य बन जाते हैं। तो ये परिभाषा हो गई आपकी एंट्रेंस फीस की। आई होप समझ में आ गया होगा क्या लिखना है आपको पेपर में। आइए आप एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको किसी दूसरे वीडियोज़, दूसरे यूट्यूब क्लासेस या यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं वो शॉर्ट में समझाते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको डिटेल में इस चीज़ को बारीकी से समझाना, और इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में समझाने का काम है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, सिर्फ हिंदी नहीं। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी की दो विशेषताएं बताइए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। और इसके और में है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या है। आइए हम दोनों प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। पहले मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा समझा दूं। पार्टनरशिप होती क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन, है ना, कम से कम दो लोग और दो से ज़्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये हो गई। टू और मोर देन टू पर्सन, वो क्या करें, लीगल बिजनेस करें भाई। लीगल बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, वैध व्यापार करें। और प्रॉफिट को भी बांटे आपस में, प्रॉफिट का बंटवारा भी करें। और या तो उनमें से कोई एक इंसान बिजनेस करे या सब लोग मिलके उनके लिए बिजनेस करें, तो वो पार्टनरशिप हो जाती है हमारी, ये कोई डेफिनेशन। और इसी में हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमम टू और मोर देन टू पर्सन, लीगल बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपके पॉइंट बन गए। और पार्टनरशिप डीड क्या होती है दोस्तों, साझेदारी संलेख क्या होता है कि जब ये पार्टनरशिप जो दोस्त लोग बनाते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं दोस्तों। पार्टनरशिप बनाते वक्त ये क्या करते हैं कि एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप फर्म में चलने वाले रूल रेगुलेशन, कौन से नियमों का पालन होगा, कौन से रूल बनाए जाएंगे, कौन सी कंडीशन होगी, कितना पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट लोन मिलेगा, कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कितना आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करवाना है। तो ये सारी कंडीशन जिसमें लिखी होती है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। और इसे बनाना कंपलसरी नहीं होता है, इसको बनाना होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, या इसको नॉट कंपलसरी भी कुछ लोग बोलते हैं, मतलब आवश्यक नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैंने समझा दिया है, और ये सारे आपको मिल जाएंगे चैप्टर सेकंड में, इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में ही, सॉरी अकाउंट्स के चैप्टर सेकंड में स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो मैं आपको फिर भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन। पार्टनरशिप डीड इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म which outlines the term and condition of partnership between the partners. The purpose of partnership deed is to provide clear understanding of role of each partner which ensures the smooth running of operation of firm. देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये पार्टनर के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर पार्टनर की जो फर्म चलेगी उसमें कौन से टर्म और कंडीशन होंगे, कौन कौन से नियम है, शर्तें होंगी, वो सब लिखी होती है, ताकि बिजनेस अच्छे से चल पाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पार्टनर्स में कोई लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ भी नहीं हो, वो फर्म लॉन्ग टर्म तक चले। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, वो ये किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है,
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसको दोस्तों। और ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, तो पहली विशेषता मैंने बताया 2 या मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, पहली बात वो। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, उनके बीच में समझौता होता है, क्या होता है दोस्तों, एक समझौता, एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। और लॉफुल बिजनेस, ये जो बिज़नेस करते हैं वो होता है वैध व्यापार, गैर कानूनी बिजनेस नहीं कर सकते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन, ये सब प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में, लाभ को बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में हम देखते हैं त्याग अनुपात क्या होता है, व्हाट इज सेक्रीफाई रेशो। देखिए जब फर्म में पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर क्या करते हैं कि जब किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं, नए पार्टनर को प्रवेश देते हैं, तो पुराने पार्टनर्स उस नए पार्टनर के लिए अपना कोई हिस्सा त्याग देते हैं और उसी को हम बोलते हैं त्याग अनुपात या सेक्रीफाई रेशो। देखिए जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर इंटर होता है, एडमिशन होता है, तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो उसको अपना कोई हिस्सा सेक्रीफाई करते हैं, त्याग कर देते हैं। इसे हम त्याग अनुपात कहते हैं, सेक्रीफाई रेशो। और इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इक्वल्स टू सेक्रीफाई रेशो। ओल्ड माइनस न्यू, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, ध्यान रखते हैं, समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए, क्योंकि आज हमें बहुत सारा पढ़ना है। हमारा अगला प्रश्न है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखिए पुनर्गठन हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में ही पढ़ा था। पुनर्गठन मतलब होता है कि जब पार्टनर आपस में कोई रिलेशन चेंज करना चाहे, मान लो कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, किसी कारण से छोड़ के चले जाए, या फिर उनको आपस में उनका अकाउंटिंग रेशो चेंज करना हो, तो इन सारी कंडीशंस में पार्टनर क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ दिखाता हूँ, जल्दी देखिए। देखिए दोस्तों, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज नोन एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म के अभी भी कोई भी एग्रीमेंट में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी चेंज होते हैं, तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये कब होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो जाए, या इंसॉल्वेंसी हो जाए, या फिर एक और आपने पढ़ा होगा अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स का मतलब होता है दो फर्मों का एकीकरण। जब दो अलग अलग फर्म मिलके एक हो जाती है बिजनेस साथ में करने के लिए, तब भी उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। ठीक है, तो नए साझेदार का प्रवेश हो, साझेदार की निवृत्ति हो जाए, मृत्यु हो जाए या दिवालिया हो जाए, उन सारी कंडीशन में ये साझेदार जो है अपना जो अनुबंध है उसमें कोई बदलाव करते हैं, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन कहते हैं। मेरे हिंदी मीडियम वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप आसानी से लिख भी सकते हो, इस वीडियो को बैक करके वापस से सुन के फिर लिख सकते हो, ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है राइट टू कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब साझेदार के निवृत्ति के कारण बताना है। साझेदार के निवृत्त होने के कारण पार्टनर रिटायर क्यों होता है। देखो आपको पता है, या तो ओल्ड एज हो जाए, सिंपल है, ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था, काम नहीं कर पा रहा, वृद्धावस्था हो गया। ठीक है, बीमार है ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से, भैया बीमारी की वजह से रिटायर हो गया, या डिस्प्यूट हो गया आपस में, कोई मतभेद हो गया, या फिर पार्टनर की इच्छा है कि मैं खुद का व्यापार शुरू करूँगा, है ना। तो अगर खुद का बिजनेस करना हो, ओन बिजनेस करना हो, उसको ओन बिजनेस मतलब स्वयं का व्यापार करने की इच्छा हो, तो इन सारी कंडीशन की वजह से पार्टनर जो है निवृत्त मतलब रिटायर हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके और वाला, वैधानिक प्रतिनिधि क्या होता है। तो देखिए वैधानिक प्रतिनिधि को हम बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होता है, देखिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या मर जाता है, सॉरी रिटायर क्या होता है, मर जाता है और वो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधिकारी होता है। आप देखते हैं बैंक वगैरह में नॉमिनी बनाते हैं हम हमारे, कि अगर हम मर जाएं
तो हमारा इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा, क्लेम किसको मिलेगा। तो वैसे ही होता है एक वैधानिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जब भी साझेदार की डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, हिंदी में मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो पैसा मिलता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। जो भी उसका उत्तराधिकारी वो बनाएगा, सारा उसका जो पैसा है मरने के बाद, जो भी उसकी असेट्स बन रही है, चाहे प्रॉफिट में हिस्सा हो, चाहे गुडविल में हिस्सा हो, चाहे कोई इंटरेस्ट हो, जो भी उसको मिल रहा है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 है, फर्म के विघटन से क्या आशय है। व्हाट इज़ मीन बाय डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसॉल्यूशन फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारों के बीच में जो संबंध है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना और पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना। व्हेन फर्म इज डिसॉल्व, जब एक बार फर्म का समापन हो जाता है, द बिजनेस ऑफ द फर्म टर्मिनेट, तो बिजनेस का व्यापार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ऑल असेट्स ऑफ फर्म आर डिस्पोज्ड, सारी असेट्स को हम डिस्पोज करते हैं, मतलब बेच देते हैं। और ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन एंड कैपिटल आर पेड ऑफ, और लाइबिलिटी का हम पेमेंट कर देते हैं। देखिए फर्म बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे, जितनी एसेट संपत्ति होंगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी, इसको बेच देंगे, डिस्पोज कर देंगे, और जितने दायित्व होंगे, लाइबिलिटी होगी, उसका भुगतान कर देंगे। ठीक है। और आपने एक और पढ़ा होगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें क्या होता है, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है पर बिजनेस चालू रहता है। उसमें सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है, बिजनेस चालू रहता है, और वहाँ पर बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के वक्त बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं रीवैल्यूएशन को पुनर्मूल्यांकन खाता, और रियलाइजेशन को कहते हैं वसूली खाता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे के लेक्चर के लिए आप हमारा अकाउंट का पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हम आगे के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 से अब हम करेंगे कल। जितने भी हमारे क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी करवाऊं, और वाले क्वेश्चन भी करवाऊं, ताकि आपके सारे क्वेश्चन तैयार होते जाएं और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपका 10th का और क्वेश्चन बच गया है, आइए उससे पहले ख़त्म कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की 2 परिस्थिति बताना है। राइट एनी 2 सर्कमस्टेंसेज व्हेन अ कोर्ट कैन इशू ऑर्डर। देखो क्या होता है, फर्म को बंद करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मोड्स होते हैं। पहला, जब कोर्ट बंद करवा दे तब कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, इसको बोलते हैं विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। दूसरा होता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जब न्यायालय के आदेश के बिना। ठीक है, तो न्यायालय जब आदेश देता है तो बंद करना पड़ेगा कब, जब आपका बिजनेस जो है वो मान लो इलीगल हो जाए, या फिर आपके सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए किसी एक को छोड़ के, इंसॉल्वेंट हो जाए किसी एक को छोड़ के, है ना, एक्सेप्ट वन। एक वन इसलिए बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होना चाहिए, यहाँ पर तो एक ही बच जाएंगे, है ना। तो इलीगल हो जाए, बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर जो की डेथ हो जाए, किसी एक को छोड़ के सब मर जाए, तभी फर्म बंद करना पड़ेगा। या फिर फर्म का जो उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्ट था, जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा था, वो उससे ही आप टर्मिनेट कर दो, कोई मिसबिहेव कर दे पार्टनर, कोई भी ऐसा करे, तो भी कोर्ट उसको बंद करने का आदेश दे देती है। ठीक है, ये आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा, डिसॉल्यूशन चैप्टर में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सिर्फ 2 कंडीशन है, आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन 10 तक हमने कर लिए हैं। अब कल हम उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे आगे चल के कंप्लीट होंगे। मैं इसको आपको बिल्कुल दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, ताकि आपको बिल्कुल सही नॉलेज मिले जो आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। मैं आपके लिए बीच में एक वीडियो और लेकर आऊँगा, जिसमें बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, किस क्वेश्चन में कितने नंबर कब मिलते हैं, और किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन ये लिखने का तरीका होता है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, और उसी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि व्यूज़ तो मिल जाते हैं लेकिन लाइक्स नहीं हो पाते इतने ज़्यादा।
तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।